तीन लड़कियां अगवा हो जाती हैं, लेकिन इनका अगवा करने वाला कोई आम मुजरम नहीं था। इसके जिस्म में 32 अलग अलग लोग रहते थे और हर एक की अपनी अलग सोच, एक अलग आवाज़ और एक अलग शख्सियत थी। लेकिन जब 24वीं शख्सियत जागती है तो हर कोई कांप जाता है। हमारी आज की कहानी की शुरुआत कैसी नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी दोस्त क्लियर की सालगिरह की पार्टी में बैठी होती है। कैसी बाकी लड़कियों की तरह खुश मिजाज नहीं बल्कि काफ़ी खामोश और उदास रहती है। पार्टी खत्म होने के बाद क्लियर के वालिद कैसी से पूछते हैं कैसे लेने इसके वालिद आ रहे हैं कि वो अपने अंकल के साथ रहती है और इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए वो थोड़ी देर से आएंगे। लेकिन क्लियर के वालिद इसे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं समझते और इसे घर छोड़ने की पेशकश करते हैं। चुनांचे कैसी क्लियर और इसकी दोस्त मरीसा गाड़ी में बैठ जाती हैं। इसी दौरान क्लियर के वालिद गाड़ी की डिग्गी में सामान रख रहे होते हैं कि अचानक एक नामालूम शख्स आता है। डिग्गी ज़ोर से बंद होती है और वो शख्स ड्राइवर सीट पर आ बैठता है। क्लियर इसे कहती कि शायद आप गलत गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन कैसी फ़ौरन समझ जाती कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो शख्स मास्क पहनता है और क्लियर और मरीसा के मुंह पर एक स्प्रे कर देता है जिससे दोनों बेहोश हो जाती हैं। कैसी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो शख्स इसे भी बेहोश कर देता है। जब कैसी को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे और बंद कमरे में पाती है। क्लियर और मरीसा भी वहीं मौजूद होती हैं। कुछ देर बाद इनका अगवाकार अंदर आता है और मरीसा को अपने साथ ले जाता है। मरीसा को ले जाते वक्त कैसी इसके कान में सरगोशी करती है कि अगर मौका मिले तो खुद को गंदा कर लेना। चंद मिनट बाद मरीसा रोती हुई वापस आ जाती है। वो बताती है कि इस शख्स ने इसे कपड़े उतार कर नाचने को कहा था, लेकिन जैसे ही इसने खुद को गंदा कर लिया तो वो गुस्से में इसे वापस छोड़ गया। इस पर कैसी बताती है कि इसने पहले अंदाजा लगा लिया था कि ये शख्स सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला है। जब वो इन्हें अगवा करने आया था तब भी चीज़ों को साफ कर रहा था, इसलिए गंदगी और जरासीम इसे बर्दाश्त नहीं होते। क्लियर दोनों लड़कियों को तसल्ली देती है और कहती है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ टीवी पर तीन लड़कियों के अगवा की खबर चल रही होती है। एक उम्र सीधा मारे नफ्सा डॉक्टर कैरन अपने क्लिनिक में बैठी होती है। वो देखती है कि इनका मरीज बैरी इनसे मिलने का वक्त ले चुका है। इधर अगवाशुदा लड़कियां फरार होने का मंसूबा बना रही होती हैं। क्लियर चाहती है कि अगली बार जब अगवा कर आए तो तीनों मिलकर इस पर हमला करें, लेकिन कैसी का ख्याल है कि वो शख्स बहुत ताकतवर है और वो पहले इसके बारे में मजीद जानना चाहती है। इस दौरान डॉक्टर कैरन के क्लिनिक में एक आदमी आता है। वो खुद को बैरी कहता है, लेकिन डॉक्टर कैरन को शक होता है कि ये बैरी नहीं बल्कि इसकी कोई और शख्सियत है। डॉक्टर कैरन पहले से जानती है कि इस शख्स के अंदर 32 मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ रहती हैं। हर पर्सनैलिटी का रवैया, आवाज़ और आदत अलग है। इसे शक होता है कि इस वक्त इसके सामने बैरी नहीं बल्कि डेनसन नामी शख्सियत मौजूद है, क्योंकि वो हर चीज़ को हद से ज़्यादा तरतीब से रख रहा है और ये आदत सिर्फ डेनिस की है। इधर लड़कियां अपने कमरे से झांकती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अगवाकार के साथ कोई औरत भी है। कुछ देर बाद वो औरत दरवाज़ा खोलती है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो औरत दरअसल कोई और नहीं बल्कि इनका अगवाकार ही होता है, जिसने औरतों के कपड़े और हील पहन रखी होती है। वो खुद को पैट्रिशा कहती है और लड़कियों से कहती है कि डेनिस इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पैट्रिशिया के जाने के बाद क्लियर और मरीसा डर जाती हैं। वो समझ जाती हैं कि इनका अगवाकार ज़हनी तौर पर आम इंसान नहीं है और इसके अंदर कई मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। कुछ देर बाद डेनिस दोबारा आता है और इसके हाथ में एक बाल्टी और सफाई का सामान होता है। वो बाथरूम की गंदगी पर गुस्सा कर रहा होता है और लड़कियों को सफाई का सामान देकर कहता है कि सब कुछ साफ करो। फिर वो कहता है इसने पैट्रिशिया से वादा किया है कि वो इन्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। इसके बाद वो एक और पुरस्कार बात करता है कि जल्दी वो आने वाला है जो इन्हें खा जाएगा। ये बात सुनकर तीनों लड़कियां मज़ीद खौफज़दा हो जाती हैं क्योंकि इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर वो कौन है और इनके साथ क्या होने वाला है। इसी तरह क्लियर और मरीसा ने कैसी को जगाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे के बाहर इनका अगवाकार बैठा था, लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ लग रहा था। इसने पीले रंग की बारिश वाली जैकेट पहन रखी थी और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। असल में ये इसकी एक और पर्सनैलिटी थी जिसका नाम हेडविग था। हेडविग 9 साल के बच्चे जैसा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि ये आदमी ड्रामा नहीं कर रहा बल्कि वाकई इसके अंदर कई मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। कैसी ने मौका देकर हेडविग से बात शुरू की। इसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। फिर इसने झूठ बोलते हुए कहा, जिसके आने की तुम बात कर रहे हो वो हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आ रहा है। मैंने डेनिस और पैट्रिशिया को बात करते सुना है, इन्हें एक 9 साल का लड़का चाहिए। ये सुनकर हेडविग घबरा गया और बार बार कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। कैसी ने कहा, हम तीनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन हेडविग पूरी तरह कायल नहीं हुआ। वो जल्दी से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके भाग गया। कैसी ने दरवाजे की दरार से देखा कि हेडविग दौड़ता हुआ कहीं जा रहा है और रास्ते में एक और दरवाज़ा भी खोल रहा है। अब लड़कियों को यकीन हो गया कि इस जगह से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद है। तीनों ने पूरे कमरे की दीवारें और छत चेक करना शुरू कर दिया। क्लियर को शक हुआ कि शायद छत का एक हिस्सा खोखला है। इसने अपनी हील की मदद से इसे तोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह हेडविग दोबारा अंदर आने की जिद करने लगा। क्लियर जल्दी से छत की ग्रिल हटाने लगी जबकि कैसी और मरीसा दरवाजा पकड़कर खड़ी होगी। लेकिन अचानक हेडविग की जगह डेनिस आ गया। डेनिस कहीं ज़्यादा ताकतवर था। इसने जोर लगाकर दरवाज़ा खोल दिया। इधर क्लियर छत के रास्ते ऊपर चढ़ चुकी थी और देख रही थी कि ये रास्ता कहाँ जाता है। वो जल्दी से एक लॉकर में जाकर छुप गई, लेकिन डेनिस ने इसे ढूंढ लिया। इसने क्लियर को पकड़ा और एक अलग कमरे में बंद कर दिया। फिर इसे कपड़े उतारने का हुक्म दिया। इसके बाद वो वापस कैसी और मरीसा के कमरे में आया, छत को दोबारा बंद किया और धमकी देते हुए कहा कि अब क्लियर तुम दोनों से अलग रहेगी।
फिर इसने दोनों लड़कियों को कूड़ा उठाने और सफाई करने का हुक्म दिया। दूसरी ओर डॉक्टर कैरन अपने साथियों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। वो लोग डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी एक जिस्म में कई पर्सनैलिटीज होने वाली बीमारी पर बात कर रहे थे। डॉक्टर कैरन ने बताया कि ऐसे मरीज के अंदर हर पर्सनैलिटी अलग अंदाज में सोचती है, अलग याददाश्त रखती है और बाद औक़ात इनकी जिस्मानी ताकतें भी अलग होती हैं। मीटिंग के बाद बैरी डॉक्टर कैरन से फिर मिलने आया, लेकिन अब डॉक्टर कैरन को यकीन हो चुका था कि इसके सामने असल बैरी नहीं बल्कि डेनिस या कोई और शख्सियत मौजूद है। जब इसने सवालात किए तो सामने वाले शख्स ने बार बार बात घुमाने की कोशिश की। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर डॉक्टर कैरन को यकीन हो गया कि इसका शक दुरुस्त था। कोई और पर्सनैलिटी बैरी बनकर इसके सामने आई थी। इधर कैद खाने में मरीसा परेशान होकर कहने लगी, अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाएगी, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। कुछ देर बाद पैट्रिशा की शख्सियत इनके सामने आई। इस बार वो दोनों लड़कियों के साथ काफ़ी नर्म रवैया अख्तियार कर रही थी। इसने इन्हें तैयार किया, खाना दिया और कहा कि तुम दोनों अच्छी लड़कियां हो, क्लेयर की तरह भागने की कोशिश नहीं करती। फिर वो इन्हें खाना खाने के लिए किचन में ले गई। लेकिन जैसे ही पैट्रिशा खाना बनाने में मसरूफ़ हुई, मारिसा ने मौका देकर एक स्टूल उठाया और पूरी ताकत से इसके सर पर दे मारा। अचानक पैट्रिशा गायब हो गई और इसकी जगह डेनिस सामने आ गया। डेनिस सख्त गुस्से में था। इसने फौरन कैसी को हुक्म दिया कि जाकर खुद को एक अलग कमरे में बंद कर लो। फिर इसने मारिसा को सजा देते हुए इसे भी अलग कमरे में कैद कर दिया। गुस्से में वो कहने लगा, तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और तुम बदले में धोखा देती हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली सुबह जब कैसी की आंख खुली तो इसने देखा कि हेडविग इसके पास लेटा हुआ है। हेडविग ने बताया कि बैरी और पैट्रिशिया दोनों इससे नाराज हैं। अब वो जल्द बीच को बुलाना चाहते हैं, लेकिन हेडविग ने कहा कि वो मुख्तलिफ और इसे कैसी की फिक्र है। ये सुनकर कैसी ने फौरन पूछा, क्या तुमने कभी बीच को देखा है? ये सवाल सुनते हेडविग घबरा गया। इसने बात बदलने की कोशिश की और अचानक पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये सुनकर कैसी समझ गई कि हेडविग अभी भी एक बच्चे की तरह सोचता है और शायद इसकी कमजोरी को इस्तेमाल करके वो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकती है। वो जानती थी कि अगर इसे जिंदा बचना है तो इसे जहानत से काम लेना होगा। इधर हेडविग की मासूम शख्सियत अब भी कैसी पर इत्मीनान करती थी। कैसी ने इसके भोलेपन का फायदा उठाने का फैसला किया। इसने ना चाहते हुए भी हेडविग की बात मान ली और इससे नर्म रवैया अख्तियार किया। कैसी ने इसे कहा, तुम तो बहुत अच्छी तरह किस करते हो। फिर इसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम दोनों को तुम्हारे कमरे में जाकर डांस करना चाहिए। यह सुनकर हेडविग खुश तो हुआ, लेकिन फौरन बोला कि इसे जाना होगा क्योंकि बैरी की डॉक्टर के साथ मीटिंग है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैरन अपने क्लिनिक में बैरी से मिल रही थी, लेकिन इस बार डॉक्टर कैरन ने घुमाव भराकर बात करने की बजाय सीधा हमला किया। इसने कहा, मैं बैरी से नहीं डेनिस से बात कर रही हूँ, ठीक कह रही हूँ ना? फिर इसने डेनिस को सख्त अल्फाज में सुनाना शुरू कर दिया, तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो। लड़कियों को अगवा करना, इनसे कपड़े उतरवाना और इन्हें नाचने पर मजबूर करना, ये सब बेमार जहन की निशानी है। डेनिस अभी भी हकीकत मानने को तैयार नहीं था, लेकिन डॉक्टर कैरन ने मजीद दबाव डालते हुए कहा, अगर तुम यही सब करते रहे तो बाकी 22 पर्सनैलिटीज तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी और तुम्हें ख़त्म कर देंगी। इस पर डेनिस ने गरूर से जवाब दिया, मुझे और पैट्रिशिया को छोड़कर बाकी सब पर्सनैलिटीज़ कमज़ोर और बेकार हैं। मैं तो सिर्फ केवन को बचाने के लिए बाहर आया हूँ, वरना दुनिया से रौंद डालेगी। यहाँ पहली बार वाज़ेह होता है कि इस आदमी का असल नाम केवन है। डॉक्टर कैरन ने कोशिश की कि वो बीस्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें, लेकिन डेनिस ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद हेडविग दोबारा जिस्म पर काबज़ हो गया। वो कैसी को अपने कमरे में ले गया। कमरे में दाखिल होते ही इसने तेज़ म्यूजिक चलाया और खुशी खुशी नाचने लगा। कैसी ने फ़ौरन पूछा, तुमने कहा था कि मुझे खिड़की दिखाओगे? लेकिन हेडविग ने दीवार पर बनी खिड़की की ड्राइंग की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर कैसी का दिल टूट गया। वो समझ रही थी कि वाकई कोई खिड़की होगी जिससे वो बाहर किसी को आवाज़ दे सके। मायूस होकर वो वहाँ से जाने लगी और बोली, तुम झूठे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर हेडविग उदास हो गया। इसने कैसी को खुश करने के लिए अपनी वॉकी टाकी से दे दिया और कहा, ये असली है। कैसी ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाया। इसने वॉकी टाकी पर मदद के लिए पैगाम भेजा, हमें बचाओ, हम कैद हैं। बदकिस्मती से दूसरी तरफ मौजूद शख्स को लगा कि कोई मजाक कर रहा है। कैसी ने जल्दी पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान हेडविग ने वॉकी टाकी वापस ले ली और इसे दोबारा कमरे में भेज दिया। कुछ देर बाद डेनिस ने दोबारा जिस्म पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसने कैसी से कहा, जब रात खत्म होगी तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर वो मजीद खौफनाक अंदाज में बोला, जल्दी बीस जागने वाला है, अब तुम सब इसकी खुराक बनोगी। ये सुनकर कैसी बुरी तरह खौफजदा होगी। इसी दौरान इसे अपने बचपन की एक और दर्दनाक याद आती है। वो जंगल में अकेली घूम रही थी जब इसका अंकल जॉन एक बड़े पत्थर के पीछे से निकला। वो बगैर कपड़ों के था। इसने कैसी को अपने पास बुलाया और कहा, अपने कपड़े उतार दो, हम एक खेल खेलेंगे। ये वाज़ेह हो जाता है कि बचपन में इसके अंकल ने बार बार इसके साथ ज्यादती की थी। एक मंजर में छोटी कैसी बंदूक उठाकर अपने अंकल की तरफ तानती है, लेकिन जॉन फौरन बंदूक छीन लेता है। यही तलख तजर्बात है जिन्होंने कैसी को बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ बना दिया था, इसलिए वह खामोश, संजीदा, दूसरों से अलग रहती थी। शाम के वक्त डॉक्टर कैरन अपनी ईमेल चेक करती है। वो देखती है कि बैरी ने इसे मुसलसल मदद के लिए पैगाम भेजे हैं। बार बार एक ही बात लिखी हुई थी, हमें आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर कैरन समझ जाते कि असल बैरी और दूसरी पर्सनैलिटीज़ डेनिस के खिलाफ मदद मांग रही हैं, इसलिए वो फ़ौरन केवन के घर पहुंच जाती है। डेनिस इसे बैरी के कमरे में ले जाता है और आम गुफ्तगू करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर कैरन अब तकरीबन यकीन कर चुकी थी कि यही शख्स लड़कियों के अगवा के पीछे है। मौका मिलते हुए चुपके से एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अंदर क्लियर बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ी होती है।
लेकिन इससे पहले भी कुछ कर पाती है, डेनिस पीछे आ जाता है और डॉक्टर कैरन को दुआ संगा कर बेहोश कर देता है। इधर कैसी मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि मरीसा और क्लियर भी आज़ादी का मौका ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद डेनिस एक शॉपिंग मॉल से फूलों का गुलदस्ता खरीद कर वापस आता है, लेकिन फिर अचानक वो एक पुराने रेलवे यार्ड में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो सबसे खतरनाक और पुरस्कार पर्सनैलिटी में तब्दील हो जाता है। ये थी 24वीं पर्सनैलिटी, बीस्ट। इसका जिस्म गैर मामूली तौर पर ताकतवर हो जाता है। इसकी चाल इंसानों जैसी नहीं रहती, बल्कि किसी वहशी जानवर की तरह हो जाती है। वो दीवाना वार रफ्तार से वापस घर की तरफ दौड़ता है। इधर डॉक्टर कैरन को होश आ जाता है। वो कमज़ोर हालत में एक चाकू उठाती है और बीस्ट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बीस्ट की जिल्द इतनी सख्त हो चुकी थी कि चाकू इस पर लगते ही टूट गया। अगले लम्हे बीस्ट ने डॉक्टर कैरन को अपने हाथों में जकड़ लिया और बेरहमी से कत्ल कर दिया। इधर कैसी ने कंप्यूटर में मौजूद तमाम वीडियोज़ देख ली। इन वीडियो से इसे मालूम हो गया कि चाबियाँ कहाँ रखी जाती हैं। अब वो चुपके से हाल में निकलती हैं। इसका मकसद मारिसा और क्लियर को ढूंढना और किसी भी तरह वहां से फरार होना था, लेकिन इसे भी अंदाजा नहीं था कि बीस्ट जाग चुका है और असल खौफनाक खेल अब शुरू होने वाला है। कैसी अभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वो खामोशी से मुख्तलिफ कमरों में घूमती हुई मारिसा और क्लियर को ढूंढने लगी। जब वो मारिसा के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर खून में लथपथ एक लाश पड़ी हुई थी। मारिसा मर चुकी थी। कैसी फौरन क्लियर को तलाश करने लगी। खुशकिस्मती से क्लियर अभी जिंदा थी और एक दूसरे कमरे में कैद थी, लेकिन इससे पहले कि कैसी से बचा पाती, वो खौफनाक जानवरनुमा शख्सियत यानी बीस्ट वहां पहुंच गया। बीस्ट ने क्लियर को पकड़ा और बेरहमी से इसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। फिर इसने क्लियर को मार डाला। अब कैसी मुकम्मल तौर पर अकेली रह गई थी। इसी दौरान इसे एक मेज पर डॉक्टर कैरन का लिखा हुआ नोट मिला। वो इसे पढ़ ही रही थी कि अचानक इसकी नजर सामने गई और वो खौफ से साकत रह गई। बीस्ट दीवारों पर चढ़ रहा था। डॉक्टर कैरन ने नोट में लिखा था कि बार बार इसका असल नाम पुकारो, केवन केवन केवन। इसकी आवाज़ पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अचानक जिस्म पर असल केवन का कंट्रोल आ गया। केवन को अपने बचपन की खौफनाक यादें आने लगी। इसे याद आया कि इसकी ज़ाला माँ इसे किस तरह मारती पीटती थी और इस पर तशद्दुद करती थी। इन्हीं तकलीफों की वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ पैदा हो गई थी। जब केवन ने डॉक्टर कैरन की लाश देखी तो इसने घबरा कर कैसी से पूछा, इन्हें किसने मारा? कैसी ने आहिस्ता से जवाब दिया, तुमने। ये सुनकर केवन अंदर से टूट गया। वो रोने लगा और बोला, मैं बहुत खतरनाक बन चुका हूँ। फिर इसने कैसी से कहा, मैंने एक बंदूक खरीदी थी, वो नीचे रखी हुई है, इसमें गोलियां भी हैं। इसके बाद वो बार बार एक ही बात दोहराने लगा, मुझे मार दो कैसी, मुझे मार दो, मैं बहुत खतरनाक हो चुका हूँ। कैसी की आंखों के सामने एक के बाद एक मुख्तलिफ शख्सियत ज़ाहिर होने लगी। कभी बैरी, कभी डेनस, कभी पेट्रिशा और फिर हेडवर्क। जैसे हेडवर्क सामने आया, कैसी फौरन नीचे जाकर बंदूक ढूंढने लगी। अब वो समझ चुकी थी कि जल्दी केवन दोबारा बीच में तब्दील होने वाला है। वो तहखाने में पहुंची और जल्दी जल्दी बंदूक में गोलियां भरने लगी, लेकिन इससे पहले वो मुकम्मल तैयारी पकड़ती बीच दोबारा इसके सामने आ गया। बीच ने इसे पकड़े और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। इसी झड़प के दौरान कैसी का स्वेटर फट गया। कैसी ने मौका पाकर दोबारा बंदूक उठाई और दौड़कर एक दूसरे हिस्से में जा पहुंची। अब वो जख्मी टांग के बावजूद खड़ी थी और बंदूक सीधी बीच की तरफ तानी हुई थी। इसे अपने वालिद की सिखाई हुई शिकार की तरबियत याद आई। इसी अंदाज में इसने निशाना लगाया और फायर कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर गोलियों का बीच पर कोई खास असर नहीं हुआ। कैसी के पास अब सिर्फ 2 गोलियां बाकी रह गई। दूसरी तरफ बीच अपनी गैर मामूली ताकतों का मुजाहरा करते हुए लोहे की मोटी सुलाहें भी मोड़ने लगा, लेकिन फिर अचानक इसकी नज़र कैसी के जिस्म पर मौजूद जख्मों और निशानात पर पड़ी। वो फौरन समझ गया कैसी भी बचपन में शदीद जुल्म और जाति का शिकार रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो खुद हुआ था। ये देखकर बीस्ट रुक गया। इसने कैसी को मारने की बजाय जिंदा छोड़ दिया। फिर वो खामोशी से वहां से चला गया। अगले दिन एक शख्स इस इमारत में आया। इसने कैसी को पिंजरे जैसी जगह में कैद पाया। इसने फौरन कैसी को बाहर निकाला। कैसी किसी न किसी तरह दोबारा जिंदा बच गई। बाद में इसने पुलिस और दुनिया को पूरी हकीकत बताई। इसने बताया कि किस तरह एक शख्स ने अपनी मुख्तलिफ पर्सनैलिटी की मदद से 3 लड़कियों को अगवा किया, इन्हें कैद रखा और फिर इनमें से 2 को कत्ल कर दिया। पहले लोग इस बीमारी पर यकीन नहीं रखते, लेकिन अब पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाकई एक खतरनाक ज़हनी बीमारी है। दूसरी तरफ बीस्ट अभी भी जिंदा था। वो एक ऊंची इमारत पर खड़ा अपनी ताकत से खुश हो रहा था। इसे ये जानकर खुशी थी कि गोलियां भी इसके जिस्म को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इसी खौफनाक मंजर के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।